नमस्कार, मैं हूं शिवकांत पांडे और हेल्थ डायरी की इस एपिसोड में बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में तेजी से प्रभावी होती जा रही है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो या मेडिकल साइंस और रोगियों का इलाज। किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोगियों के इलाज में प्रभावी भूमिका निभा रही है, कई सारी सर्जरीज भी इसकी मदद से की जा रही हैं। इन्हीं सब को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मीत कुमार। डॉक्टर मीत कुमार मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में डीएमटी और हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के क्लिनिकल डायरेक्टर हैं, साथ ही डीएमटी नेक्स्ट के फाउंडर भी हैं। डॉक्टर मीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने कहा, हम इस एपिसोड में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल साइंस में रोगियों के इलाज के लिए किस तरह से प्रभावी और सकारात्मक भूमिका में आगे बढ़कर करके आया है और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं रोगियों के इलाज के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शिवकांत जी आपका कि हम लोग इस चर्चा को अंजाम दे पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज हेल्थ केयर में क्या रोल है। मैं समझता हूं कि आगे आने वाला समय जो है वो हेल्थ केयर के अंदर एक मेजर चेंज होगा और उस चेंज का कारण होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इस वजह से हम बोल पा रहे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीजें और ऐसी जानकारियां शायद हमें प्रदान कर पाए जो कि ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डेटा है और कुछ नहीं, वो एक डेटा है और उस डेटा को कोरिलेट करते हुए हमारे पास जो भी प्रश्न होंगे हम उस प्रश्न को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रदान करेंगे और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने क्यूमुलेटिव ग्लोबल डेटा सेट के हिसाब से उसका हमें जवाब दे पाएगा कि इस कंडीशन के अंदर या इस परिस्थिति के अंदर ये चीज होने की संभावना अधिक है या ये चीज होने की संभावना कम है। इसको मैं उदाहरण देकर के हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेस की यदि मैं बात करूं तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से एक अहम भूमिका निभाएगा या निभा रहा है या निभाना शुरू कर रहा है, इसके कुछ उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ब्लड कैंसर्स के पेशेंट्स की यदि बात करता हूं तो ब्लड कैंसर्स के पेशेंट्स के अंदर जो एक इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि जी उसको कैंसर है या नहीं है, या कैंसर होने की संभावना क्या है, उसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल स्मीयर कांच की पट्टियों पर ब्लड की एक रेखा खींची जाती है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके डॉक्टर्स एनालाइज करते हैं कि उसमें कैंसर के कण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। वह एक जो डॉक्टर उसको देख रहा है, हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होता है उनकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाती है। उसका सिंपल तात्पर्य है कि जितना ज्यादा सीनियर डॉक्टर होगा वो उतने ज्यादा उसने केसेस देखे होंगे, उतने ज्यादा पेचीदा केसेस देंगे और अपने क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस के वजह से वो जो हो सकता है जवाब दे कि उस स्लाइड के अंदर या उस ब्लड के ड्रॉप के अंदर कैंसर है या नहीं है। यही आप ये समझिए कि एक ऐसा डॉक्टर बैठा है जो वर्चुअल है, जो फिजिकल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, जो कि उस ब्लड ड्रॉप को एक डॉक्टर ने हो सकता है 5000 स्लाइड्स देखी होंगी या 2000 स्लाइड्स देखी होंगी, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस स्लाइड को एनालाइज किया होगा करोड़ों बार। तो उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो एक ह्यूमन से ज्यादा होने की हम लोग आशा कर रहे हैं। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिए हैं इस डायग्नोस्टिक स्पेस के अंदर और उनको कैंसर को पकड़ने की क्षमता बढ़ रही है, उनकी एक्यूरेसी ज्यादा दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्रेन्स। यस, मैं ये नहीं बोलूंगा वो 100% रिलायबल है, कई जगह पर उनकी फैलेसीज भी हैं, वो ट्रेनिंग मोड में है। वो जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एक्सपीरियंस अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ है, वो अभी ट्रेनिंग मोड में है कि वो पकड़ने की कोशिश को ट्रेन करने के फेज में अभी चल रहा है। दूसरा एक टेस्ट होता है जो कि कॉमनली हम लोग ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के लिए करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। फॉर एग्जांपल, ये क्या टेस्ट है? ये एक जेनेटिक सिग्नेचर टेस्ट है कि जी किसी एक व्यक्ति के एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि आप उससे कितने ही सुपर कंप्यूटर भरे जा सकते हैं, इतना ज्यादा डेटा उसके अंदर होता है।
तो अगर उस डेटा को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें और उसके अंदर हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करें कि उस जेनेटिक स्ट्रक्चर में कितना चेंज हुआ है, यह एक मतलब एक आप ये मान के चलिए समंदर के अंदर एक बूंद पानी ढूंढने के बराबर जैसी चीज होगी। उस बूंद को ढूंढना और उस बूंद को ढूंढने के बाद ये बताना कि उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, यह काम ह्यूमन ब्रेन के लिए शायद पॉसिबल ना हो। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आ सकता है कि उसने पूरे के पूरे जीनोमिक स्ट्रक्चर को, ह्यूमन के एक सेल के अंदर जो पूरा जीनोमिक स्ट्रक्चर है उसको मैप किया और उसने अपने कलेक्टिव इंफॉर्मेशन डेटा सेट से ये पता लगाने की कोशिश की कि ये जो जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज है वो आज तक कितने लोगों में मिला और जिन लोगों के अंदर वो जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज मिला है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। वो शायद एक ह्यूमन ना बता पाए, पर वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं पॉसिबली, और वह जो एक्सपीरियंस होगा उसको हम लोग ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा एक जो डेटा पॉइंट है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट की जब हम बात करें कि हम जैसे मैं हर मरीज को अपने बताने की कोशिश करता हूं कि यदि 5 कैंसर के मरीज हैं, सपोज ब्लड कैंसर के 5 मरीज हैं, उन 5 का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है। उन 5 का जब जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है तो मैं एज ए डॉक्टर ये कैसे बता सकता हूं कि इस वाले जेनेटिक स्ट्रक्चर के पेशेंट के लिए ये वाला इलाज होना चाहिए और इस वाले जेनेटिक स्ट्रक्चर के मरीज के लिए ये इलाज होने से फायदा होने की संभावना ज्यादा है। वो किसी ह्यूमन कैपेसिटी से ज्यादा एक मशीन शायद कर पाए। जो आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोशिश कर रहा है, केमिकल रजिस्ट्रीज बनाई जा रही है। केमिकल रजिस्ट्रीज का मतलब है उसके पास करीबन 10,000 या 15,000 मॉलिक्यूल्स का डेटा होगा कि जी अगर ये जेनेटिक चेंज है तो उन 10,000 मॉलिक्यूल्स में से ये मॉलिक्यूल इस प्रकार की बीमारी के अंदर या इस प्रकार के कैंसर के अंदर जिसके अंदर ये वाला जेनेटिक चेंज हुआ है, इसमें ये वाला उन 10,000 में से ये 5 या 10 दवाइयां हैं या ये 5 या 10 मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो यह जानकारी जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो इससे जिसी को हम लोग आज की भाषा में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बोलते हैं या प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, वो तभी संभव है यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएगा। तो उसी चीज को लेकर के आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो व्यक्ति है मेरे हिसाब से जो कि आज की तारीख में ट्रेनिंग मोड में है, पर जिस दिन वो अच्छी तरह से ट्रेन हो गया तो हमारे को एक अच्छी इंफॉर्मेशन और एक सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगा, जिससे अल्टीमेटली पेशेंट्स को, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को हम लोग सही ढंग से इलाज कर पाएंगे। सही ढंग से ज्यादा मेरा मतलब है कि ज्यादा एक्यूरेटली और मोर रिलायबल डेटा सेट के साथ इलाज कर पाएंगे, जो हो सकता है किसी ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर हो। इसके चलते हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है कि उस व्यक्ति को, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी एप्लीकेशन है उसको ट्रेन होना पड़ेगा कि वो इस प्रकार की जानकारी हमें प्रोवाइड करा सके। उसको सुपरसीड करने के लिए हमेशा ह्यूमन बीइंग्स ही रहेंगे कि जो वो डेटा सेट हमको, जिस भी डेटा सेट के बिना पर जो भी जानकारी दे रहा है, उसको ट्रेनिंग के लिए ह्यूमंस का इंटरवेंशन बहुत जरूरी रहेगा, जब तक कि वो अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम, इकोसिस्टम क्रिएट नहीं हो जाता है जहां पर वो पूरी की पूरी सटीक जानकारी कई सालों तक प्रोवाइड कर सके। तो आपने जितनी बातें कही, इसका कहीं न कहीं अर्थ ये निकलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में ह्यूमन ब्रेन की तुलना में कहीं ज्यादा एक्यूरेट हो गया है, हो रहा है। मैं ये समझता हूँ, मेडिकल साइंस की मैं बात करता हूँ, मेडिकल साइंस के अंदर कहीं ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है और धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये ट्रेन हो रहा है उसकी गलतियां पकड़ी जा रही हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश ह्यूमंस ही कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो ट्रेन होता रहेगा, जिस दिन वो अच्छी तरह से ट्रेन हो जाता है, उस दिन से या उस समय के बाद से उससे जो जानकारी मिलेगी वो मैं समझता हूँ किसी भी ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा हो सकती है। आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जैसा कि आपने अभी बताया कि डायग्नोस्टिक्स के अंदर डायग्नोस करने में बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत मदद मिल रही है, तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या एल्गोरिथम सेट करने में किसी रोगी की आपने अभी तक एआई की मदद ली? मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में ट्रीटमेंट डिसीजंस, क्लिनिकल ट्रीटमेंट डिसीजंस लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम नहीं है। हम लोग आज की तारीख में ह्यूमन ब्रेन पर ही रिलाई करते हैं। जो डेटा सेट अवेलेबल होता है हम उसी पर रिलाई करते हैं, उसी को स्क्रीन करते हैं, उसी को रिसर्च करते हैं और जो रिसर्च के बाद निकल के आता है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग ये प्रश्न जरूर पूछते हैं कि जब हमें क्लिनिकल डिलेमा होता है किसी क्लिनिकल क्वेश्चन को लेके, हम उसके पास सवाल जरूर पूछते हैं, पर उस सवाल के जवाब को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें देता है उसको हम लोग आंखें बंद कर करके मान नहीं लेते।
हम लोग उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। उसी चीज को मैं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी लर्निंग फेज में है। तो जैसे मैंने सवाल पूछा कि जी एक फलाना मरीज है, उसके अंदर इस प्रकार की म्यूटेशन है और इस म्यूटेशन के लिए कौन सी दवा यूज होनी चाहिए, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने पूछा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें एक जवाब देगा, उस जवाब को हम क्रॉस वेरीफाई जरूर करते हैं मेडिकल लिटरेचर, जो पब्लिश लिटरेचर है उसके जरिए। अगर वो जानकारी सही है और जो डेटा वो बता रहा है वो सही है, तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ के उसको फॉलो करते हैं। मैं ये समझता हूं कि 100% बार हमारे एक्सपीरियंस में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी 100% बार सही नहीं हुई है, पर हाँ 100 में से 80 बार हो सकता है, 85 बार हो सकता है कि उसकी जानकारी हमें एक कॉन्टेक्स्ट सेट करके दे देती है कि हाँ इस दिशा में हमें, मतलब मरीज की फेवर के लिए इस दिशा में सोच करके हम लोग और रिसर्च करके सही नतीजों पर पहुंच सकते हैं। सटीक जानकारी नहीं, किंतु हाँ उस दिशा में सही हमें डायरेक्शन दे सकता है आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको थोड़ा और रिसर्च करके हम लोग रिफाइन करके क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको इम्प्लाई करते हैं।